मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज़ के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बेसिकली इस स्ट्रेटजी को, इसका जो हम कह सकते हैं यूज़ है, जो एप्लीकेशन है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलता है। इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर माइकल पोर्टर प्रपोज्ड 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज। तो इस 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज को हमें किसने प्रपोज किया है? माइकल पोर्टर ने इसको प्रपोज किया है। डेट अ कंपनी कैन परस्यू टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इस 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज का कंपनीज यूज कर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकती हैं। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर इन्होंने 3 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करी है। तो पहली स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, कॉस्ट लीडरशिप। किस तरह आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके थ्रू कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को बेटर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बना सकते हैं, उनसे यूनिक बना सकते हैं। और तीसरी बात करते हैं ये फोकस और नीश स्ट्रेटजी की। बेसिकली यहाँ पर फोकस होता है कि अपने प्रोडक्ट को एक नीश मार्केट के लिए डेवलप करना, स्पेसिफिक कस्टमर के लिए डेवलप करना, कस्टमाइजेशन के ऊपर ये फोकस करते हैं। तो बेसिकली आपकी 3 जेनरिक स्ट्रेटजी है। इसका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कंपनी यूज़ करती हैं सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का गेन करने के लिए, और इसको प्रपोज किया था माइकल पोर्टर ने। अब आगे के सेशन में हम इन तीनों को 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, देन लास्ट में फोकस स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले बात आती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की। द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन बिकमिंग द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन एन इंडस्ट्री। तो इसके अंदर बात करते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में हमें प्रोड्यूस करना है। उसके लिए यूज़ की जाती है आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। कंपनीज परसुइंग दिस स्ट्रेटजी एम टू अचीव कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन एवरी स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन, फ्रॉम सोर्सिंग मटेरियल टू प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर मेन फोकस क्या होता है? अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, उसको अच्छा करना। और ये स्टार्ट होती है आपकी प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक, फाइनल गुड्स के और सर्विसेज के। बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस देन कॉम्पिटिटर्स, दे कैन अट्रैक्ट अ ब्रॉड कस्टमर बेस। अब जब आपकी कॉस्ट कम होएगी तो कहीं ना कहीं आप उनकी सेल्स भी कम प्राइस में करोगे कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। तो यहाँ से आप एक अच्छे खासे कस्टमर बेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात कर लें। कॉस्ट लीडरशिप कैन लीड टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की हेल्प से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा? यहाँ पर वो प्रोडक्शन मैक्सिमम करता है। जब प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होगा तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होने लगेगी। और इसके साथ ही साथ ये बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, एफिशिएंसी की, कि किस तरह आप हर लेवल पर प्रोडक्शन के अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? हायर प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड वन इज इट कैन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट। अब अगर आपकी जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव है, मतलब क्या है? अगर आपके प्राइस 1% भी ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं तो वहाँ पर आपकी डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट करे वो चीज़। तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है आपके लिए, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को कम कॉस्ट में बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्टिंग होती है सेल्स की, सेल्स प्राइस है वो भी डिक्रीज होगा। तो जैसे ही आपका सेल्स प्राइस डिक्रीज होगा आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। एंड थर्ड एडवांटेज है कॉस्ट लीडर्स मे हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द इनोवेशन एंड मार्केटिंग। यहाँ पर कॉस्ट लीडर से मतलब ये है कि जब आप कम प्राइस में, कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस अवेलेबल होगा अपने बिजनेस के अंदर, इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए या मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं अपने इनोवेशन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर एक्टिविटीज़ के लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उनको देख लेते हैं। इंटेंस प्राइस कॉम्पिटिशन कैन एरोड प्रॉफिट मार्जिन।
अब अगर आपका कंपटीशन प्राइस का बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर क्या करेगा, ये आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देगा। क्योंकि जब आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कम करेंगे। प्राइस कम कर रहे हो, प्रोडक्शन कॉस्ट सेम, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है फोकसिंग सोनली ऑन कॉस्ट लीडरशिप में लीड टू अ लैक ऑफ इनोवेशन और डिफरेंशिएशन। जब हम सिर्फ बात करेंगे कॉस्ट को कम करने की तो वहाँ पर हम इनोवेशन, डिफरेंशिएशन जैसी चीज़ों को छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम इनोवेशन में जाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज होगी। लेकिन ये थ्योरी तो बात करती है सिर्फ कॉस्ट को कम करने की, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर इनोवेशन और डिफरेंशिएशन की कमी होने लग जाती है। एंड लास्ट डिसएडवांटेज है क्वालिटी में बी सेक्रीफाइड टू रिड्यूस कॉस्ट। अब आप कॉस्ट को कम कैसे करोगे, आप खुद सोचिए। या तो आप लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल का यूज़ करोगे, आप उनके कह सकते हैं फीचर्स को कम कर दोगे, उनके फंक्शनिंग को कम करोगे। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करने के लिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सेक्रीफाइस कर जाता है अपने प्रोडक्ट क्वालिटी से, जो कि शॉर्ट टर्म में तो उनको प्रॉफिट दे देता है, सेल्स बढ़ाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी सेल्स डिक्लाइन होने लग जाती हैं। तो ये थी आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन टोटली फोकस करता है कि वो किस तरह अपनी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके, जिसके थ्रू कि वो प्राइस एडवांटेज को उठा सके। अब नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सो द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व ऑफरिंग यूनिक एंड सुपीरियर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर वैल्यूड बाय स्पेसिफिक टारगेट मार्केट। इसके अंदर ये यूनिक और सुपीरियर प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर करते हैं मार्केट में, जिसकी की वैल्यू हो, जिसको कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ायर करते हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। कंपनीज फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड क्वालिटी टू क्रिएट अ परसीव यूनिकनेस। तो इस यूनिकनेस को कैसे क्रिएट करती हैं कंपनीज, अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करके इस यूनिकनेस को अपने प्रोडक्ट के अंदर लेके आते हैं। They often charge premium prices to customers who value these distinctive features। और कई बार वो इन डिफरेंशिएशन फीचर्स की वजह से ही कस्टमर्स से प्रीमियम चार्ज भी करते हैं। और कस्टमर्स भी यहाँ पर वो प्राइस के सेंसिटिव नहीं होते, यहाँ पर उन्हें क्वालिटी फीचर्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर वो प्रीमियम अमाउंट भी पे कर देते हैं उन गुड्स और सर्विसेज के लिए। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कैन लीड हायर प्रॉफिट मार्जिन एंड कस्टमर लॉयल्टी। तो जब आप अपने प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट सुपीरियर है, यूनिक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉफिट मार्जिन को तो इंक्रीज करेंगे। इसके साथ साथ जो कस्टमर लॉयल्टी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी आप गेन कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बैरियर टू एंट्री फॉर न्यू कॉम्पिटिटर्स मे बी क्रिएटेड इफ डिफरेंशिएटेड इज वेल एस्टेब्लिश्ड। अब अगर आप प्रॉपर वे में सही से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो वो आपका जो डिफरेंशिएशन है आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए एक एंट्री बैरियर का काम करेगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर इजीली आपके प्रोडक्ट के रेप्लिका को क्रिएट नहीं कर सकते। एंड थर्ड एडवांटेज है कंपनीज कैन बेटर विदस्टैंड प्राइस कॉम्पिटिशंस। अब अगर कोई भी कंपनी डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी को यूज़ करता है तो वो एक अच्छे प्राइस से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर जो आपके सेगमेंट होते हैं वो स्पेसिफिक कस्टमर होते हैं और वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, यूनिकनेस को, सुपीरियरिटी को देखते हैं, ना कि प्राइस को। और इसके साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस थ्योरी के। तो पहला है हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग आर इन्वॉल्व। जब आप बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने की, सुपीरियर बनाने की, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके के प्रोडक्ट को, सर्विस को डेवलप करना है जो कि कस्टमर्स की डिज़ायर हो। उसके बाद उसकी मार्केटिंग का खर्चा आपका, और आपके कह सकते हैं जो भी रॉ मटेरियल आपको नया परचेज करना है, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है उसको क्रिएट करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इसके थ्रू आपकी जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होने लग जाती है। नेक्स्ट वन इज कस्टमर मे नॉट बी विलिंग टू पे द प्रीमियम प्राइस फॉर द डिफरेंशिएशन। अब कई बार आपने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, अपने प्रोडक्ट को यूनिक, सुपीरियर तो बना लिया, लेकिन कस्टमर वहाँ पर अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो प्राइस सेंसिटिव है, तो वो आपके प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम अमाउंट पे नहीं करेगा, तो वहाँ पर आपके लिए लॉस हो सकता है। एंड लास्ट वन इज इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स कैन अंडरमाइन द यूनिकनेस। अब आपका जो कॉम्पिटिटर है
हो सकता है वो आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस की जो यूनिकनेस थी उसको ईजिली कॉपी कर ले, सेम प्रोडक्ट को वो भी मार्केट में लॉन्च कर दे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसको ईजिली कॉपी किया जा सकता है। ये नहीं है कि आपने कोई पेटेंट करा लिया कि अब इसको सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप फीचर्स ही तो ऐड करें, फीचर्स तो कोई भी ऐड कर सकता है अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी का। तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी के अंदर कंपनीज ऑफर करती हैं यूनिक और सुपीरियर प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने स्पेसिफिक टारगेट मार्केट के अंदर, और इस सुपीरियरिटी को लिए, इस यूनिकनेस को लाने के लिए क्या करते हैं, वो रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिसके थ्रू कि वो मार्केट से, कस्टमर से प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सके। एंड लास्ट वन इज फोकस और नीश स्ट्रेटजी। सो द फोकस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स टारगेटिंग अ स्पेसिफिक नीश और सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो इसके अंदर जो कंपनी है वो फोकस करती है, टारगेट करती है किसी स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट के ऊपर। मार्केट की कंप्लीट मार्केट को टारगेट नहीं करते, वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हैं जहां पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल्स करेंगे। इट कैन बी बेस्ड ऑन कॉस्ट लीडरशिप विद इन द नीश और डिफ्रेंशिएशन विद इन द नीश फोकस। तो इसके अंदर वो कह सकते हैं, हो सकता है वो कॉस्ट को यूज़ करें, कॉस्ट लीडरशिप थ्योरी का यूज़ कर किसी एक सेगमेंट को यूज़ कर लें अपने सेल्स के लिए, या हो सकता है वो डिफ्रेंशिएशन के बिहाफ पर किसी एक स्पेसिफिक मार्केट को सेलेक्ट कर लें। कंपनीज यूजिंग दिस स्ट्रेटजी एम टू सर्व द यूनिक नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ नैरो कस्टमर बेस। तो जहाँ पर आपका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा नैरो होता है, वहाँ पर कंपनीज इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं उस नैरो कस्टमर बेस की नीड्स को, प्रेफरेंसेस को एग्जैक्टली फुलफिल करने का जैसे कि वो चाहते हैं। मतलब कस्टमर्स के बिहाफ पर ही, कस्टमर्स की नीड के हिसाब से ही उनके प्रोडक्ट को टेलर और क्रिएट करना। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है कि फोकस स्ट्रेटजी कैन लीड टू हाई कस्टमर लॉयल्टी विद इन द चूजन निश। यहाँ पर क्या होता है कि अब आपके पास जो कस्टमर बेस है बहुत नैरो है, तो आप उस कस्टमर बेस के हिसाब से ही, उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, यूनिक नीड्स के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, टेलर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं एग्जैक्टली कस्टमाइजेशन वाला वर्क होता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है, जो उनकी लॉयल्टी होती है, वो हाईएस्ट होती है। सेकेंड वन इज कंपनीज कैन डेवलप एक्सपर्टाइज एंड टेलर देयर ऑफरिंग टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपनी एक्सपर्टाइज को डेवलप कर सकती है जिसके थ्रू की वो एग्जैक्ट कस्टमर की नीड को पूरी कर सके, ऐसे ऑफरिंग वहाँ पर करती है। क्योंकि यहाँ पर उसके पास कस्टमर कम है, तो कहीं ना कहीं हर कस्टमर्स की नीड को, डिमांड को ईजिली फुलफिल कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज competition may be limited within the niche offering protection from large rivals। कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी मार्केट में एंटर नहीं करेगी जहां पर लिमिटेड कस्टमर्स हो। लिमिटेड कस्टमर्स के अंदर एंटर करने के लिए आपको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होगी। तो यहाँ पर जो कंपटीशन होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम फोकस या नीश स्ट्रेटजी के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि रिलाइंग ऑन अ नैरो मार्केट कैन बी अ रिस्की इफ द मार्केट फेसेस चैलेंजेस। क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर हम सिर्फ एक नीश मार्केट को, एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को टारगेट के चलते हैं, लेकिन इन केस अगर उस मार्केट के अंदर कोई चैलेंज आ जाता है तो वो हमारे लिए एक रिस्क को क्रिएट कर देगा। क्योंकि पहले ही हमारे पास एक बहुत छोटा कस्टमर बेस है, और अगर उसके अंदर भी कोई कंपटीशन आया, कोई चैलेंज आया, तो वो हमारे लॉस को क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज हैं कि लिमिटेड स्केल एंड मार्केट साइज। क्योंकि इनका जो साइज़ होता है कस्टमर्स का बहुत छोटा होता है और लिमिटेड होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक छोटे सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो रिवेन्यू है या रिवेन्यू पोटेंशियल है आपका, वो भी बहुत छोटे अमाउंट में ही रहेगा। आप उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले से ही पता है आपका जो कस्टमर सेगमेंट है या आपकी जो नीश मार्केट है वो बहुत छोटे अमाउंट से है। एंड थर्ड वन इज competition may be intensify if other firms identify the same niche as profitable। यहाँ पर कंपटीशन भी हो सकता है अगर आपके कॉम्पिटिटर को लगा कि आप जिस नीश मार्केट में आप डीलिंग कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल है,
क्योंकि अगर किसी भी कॉम्पिटिटर को किसी भी नीश मार्केट में प्रॉफिट दिखेगा तो कहीं ना कहीं ईजिली वो उस मार्केट को ईजिली टैप कर सकता है, क्योंकि छोटी मार्केट है, छोटा कस्टमर बेस है, वहाँ पर 1 बाय 1 वो एक एक कस्टमर कर पूरी पूरी मार्केट को टारगेट ईजिली कर सकता है। तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे फोकस और नीश स्ट्रेटजी के। तो ये था कंप्लीट आपका 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज जिसको कि आपके पोर्टर ने दी थी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।